दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे नाग पर्व, जो कि नरक नाशक नागराज की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 32 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। भविष्य में आने वाले सभी संकट उस बृहद घटनाक्रम के अंश मात्र होते हैं जिसे जीवन चक्र कहा जाता है, और जिसका एक पहिया राजनगर के बाहर लगे इस जुपिटर सर्कस के टेंट में घूमने वाला था। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिलों को थाम लीजिए। जिसका आपको था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई है। जी हाँ दोस्तों, बस कुछ ही मिनटों में आपके सामने प्रकट होने वाला है जुपिटर सर्कस का वो चमकता सितारा, जिसके सामने आते ही आंखें झपकना और दिल धड़कना भूल जाते हैं। ऐसे फालतू डायलॉग्स लिखने वाले को जेल में डालकर सड़ा देना चाहिए। इससे बेहतर डायलॉग्स तो अपने पालतू बंदर बोल लेता है। एक समय में जिसके नाम के वनस्पति घी बिके हों और खुद की शक्ल कनस्तर के डब्बे जैसी हो, उसे दूसरे के बारे में बकवास नहीं करना चाहिए। ओहो, बंदर भड़क गया, कोई केला दो इसको। तुम दोनों कहीं भी शुरू हो जाते हो, ये दोनों जहाँ भी रहेंगे ऐसे ही लड़ते रहेंगे। आ रहा है आपका चहेता शो स्टॉपर ध्रुव। 14 वर्षीय ध्रुव, जिसे जुपिटर सर्कस के शो स्टॉपर के नाम से जाना जाता था, अपने हैरत अंगेज एक्ट द फ्लाइंग मोटरसाइकिल के साथ एरिना में प्रवेश कर चुका था। जुपिटर सर्कस हिंदुस्तान का एकमात्र सर्कस था जो अभी भी जीवित था और जिसके प्रतिदिन 300 हाउसफुल जाते थे। ध्रुव 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 इस श्रेय का बड़ा हकदार जुपिटर सर्कस का ये सबसे कम उम्र का नन्हा कलाकार था, जो फिलहाल इस बात से अनभिज्ञ था कि आने वाले समय में नियति ने उसे कितने विषम कार्यों को अंजाम देने के लिए चुना था। ओह, स्टंट रोप टूट गया है। धत्तेरी की, ये टूटता तारा तो सीधे सिर पर आ गिरेगा। लेकिन उन चुनौतियों के लिए ध्रुव अपने आप में एक चुनौती था। उस बच्चे ने होश संभालते ही अपना पहला कदम आम बच्चों की तरह जमीन पर नहीं, बल्कि हवा में बंधी रस्सी पर रखना सीखा था। उसके जिस्म और दिमाग की फाइन ट्यूनिंग उसकी बाइक को भी उसके वजूद का अभिन्न अंग बनाती थी, और उस फाइन ट्यूनिंग के बल पर वो 14 साल का बच्चा किसी भी विपरीत परिस्थितियों की दिशा और गति अपने अनुरूप मोड़ना जानता था। शो स्टॉपर की उपाधि उसे यूं ही नहीं दे दी गई थी। वहां मौजूद दर्शकों के लिए वो एक अविश्वसनीय स्टंट था। उन्हें एहसास भी ना हुआ कि किस तरह उस शो स्टॉपर ने एक बड़ी दुर्घटना को रात के सबसे बेहतरीन शो में बदल दिया था। ध्रुव ध्रुव हद है। रीप में काम करते समय प्रोफेसर ने ये नहीं बताया था कि काम के दौरान ऐसे फालतू खेल तमाशे भी देखने पड़ेंगे। हाँ यार, इससे अच्छी गुलाटी तो अपना माटी ही मार के दिखा देता है ना। वैसे हम यहाँ शहर के बाहर बियावान जंगल के करीब सर्कस देखने क्यों आए थे? हमारा पैरानॉर्मल रिसर्च इन्वेस्टिगेशन अभी इसी वक्त और इसी जगह से शुरू होगा मोंटी। हम नहीं जानते कि हमारा सामना किन चीज़ों से होने वाला है, लेकिन वो जो कुछ भी है उसका इस जुपिटर सर्कस से कोई गहरा कनेक्शन जरूर है। लोग वापस जाने को निकल रहे हैं। वो शक्ति इसी समय स्ट्राइक करती है। हम मिशन के लिए निकल रहे हैं प्रोफेसर। चौकन्ने रहो और सभी अपनी नजरें और दिमाग खुला रखो। शैतान लड़के, आज तो तूने 2 पल के लिए दर्शकों के साथ साथ मेरी भी जान निकाल दी थी। ओ मेरी प्यारी माँ, अब व्यर्थ ही चिंता करती हो। जब तक आपका और पापा का आशीर्वाद मेरे साथ है, मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। हमारा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा पगले, चाहे हम रहें या ना रहें। स्थिति गंभीर होती जा रही है जैकब। आज के एक्सीडेंट ने मुझे चिंता में डाल दिया है। अगर ध्रुव की जगह कोई और होता तो बहुत गंभीर दुर्घटना घट सकती थी। हमें सर्कस के लिए नए सुरक्षा उपकरणों की सख्त ज़रूरत है।
इसके अलावा पिछले कुछ दिनों में नाइट शो से लौटते दर्शकों पर हमले की घटनाएं बढ़ गई है, जिसकी वजह से लोग शो पर आने से कतरा रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो जल्द ही बाकी सर्कसों की तरह जुपिटर सर्कस भी गुजरे जमाने की बात होगा। क्या इन हमलों के पीछे पिछले साल बंद हुए ग्लोब सर्कस का हाथ हो सकता है? नहीं श्याम, ये कोई और या कुछ और ही है। अरे अब तो आधी रात को कहाँ चला? शेर खान को पानी पिलाना है, बन्नू दादा को खाना खिलाना है। आप तो जानती हैं कि मेरे खिलाए बिना वे भूखे ही सो जाते हैं। आप सो जाना माँ, मैं आकर खाना खा लूँगा। नालायक कहीं का, इसके लिए मर मर के इसकी पसंद का खाना बनाओ, इसे खाने की सुधि नहीं। कल से टिंडी तोरी बनाऊंगी। पापा और अंकल जैकब की बातों से ऐसा लगता है कि कोई जानबूझकर जुपिटर सर्कस बंद कराने पर तुला है, या फिर ये किसी जंगली आदमखोर का काम है जिसके मुंह इंसानी खून लग गया है। और ये ग्लोब सर्कस का क्या रहस्य है? ये तो जुपिटर सर्कस का घोर प्रतिद्वंदी सर्कस था, जो अचानक रातों रात अपने सभी कलाकारों के साथ गायब हो गया था। विविध घटनाक्रमों की कड़ियां आपस में जुड़ रही थी, जिसमें ये पूर्णवासी की रात सूत्रधार की भूमिका अदा कर रही थी। आखिरकार मुझे पुनः अपने आयाम में आना पड़ा। मेरे पास समय बहुत कम है, मुझे जल्द से जल्द नागराज को ढूंढना। ओह, भेड़िया देवता, पूर्णवासी का चांद। मैं जिस कारण से इस आयाम को छोड़कर दूसरे आयाम में गया था, उसमें आखिरकार मुझे चपेट में ले ही लिया। हजारों साल पुराना श्राप जो कभी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि मैं एक मातृघाती हूँ, अपनी माँ का हत्यारा। और मातृघात संसार का सबसे जघन्य अपराध है। मातृहत्या करने वाला पापी सृष्टि के अंत तक श्राप भोगता है, और ये मेरा अनंत श्राप है। हर पूर्णवासी की रात मेरी माँ का श्राप मुझ पर हावी होगा। चंद्रमा के उपग्रहों फोबोस और मोबोस की शक्ति मुझे मानव भेड़िए से एक खूंखार हैवान में बदल देगी, जिस पर मेरा कोई काबू ना होगा। ठीक उसी समय जंगल के किसी कोने में, ये जंगल में रोमांस का आइडिया कुछ ज़्यादा ही एडवेंचर्स है अनमोल। वो लव स्टोरी ही क्या जिसमें थ्रिल ना हो। मिताली, एक मिनट, तुमने ये आवाज़ सुनी क्या? हाँ हाँ हाँ, लगता है कि कोई जंगली जानवर भी थ्रिल की तलाश में निकला। बचाओ! चीख की आवाज़। लगता है हमें देर हो गई है, जल्दी चलो साथियों, आवाज़ इस ओर से आई है। हमें वाकई देर हो गई है। हैवान अपना काम कर गया, अधिक दूर नहीं गया होगा। जल्दी चलो, वो दरिंदा आज की रात हमसे बचकर नहीं जाना चाहिए। सच्ची का बेयरवुल्फ, वाओ! मैंने तो सिर्फ कॉमिक्सों में ही पढ़ा था। क्या पावर है। खैर, सर्कस की मोटरसाइकिल कोई खास भारी नहीं होती। अपने स्टैंडर्ड की चीज उठाओ मिस्टर। अरे अरे यार, तुम तो पीछे ही पड़ गए। पता नहीं तुमको रेबीज शॉट्स लगे भी हैं या नहीं। अपने अपने गंदे पीले दांत मुझसे दूर रखो। मेरे कहने का ये मतलब थोड़ी ही था कि मेरी बाइक तोड़ डालो। माँ को पता चलेगा तो वे मेरी हड्डियाँ तोड़ डालेंगी। कड़ाक! बाप रे, पूरा पेड़ उखाड़ डाला। धम! तुम हो कौन और बेगुनाह लोगों की हत्या क्यों कर रहे हो? मैं तो सोच रहा था कि तुम कोई इंसान होगे जो बेयरवुल्फ बन जाता है। क्या चीज़ हो तुम? मेरी बात ध्यान से सुनो लड़के, मैंने किसी को नहीं मारा। मेरा नागराज तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। मिल गया। यही है वो शैतान जिसने उन दोनों मासूमों की जान ली है। इसे संभलने का कोई मौका मत देना। ये टूटा तारा इतनी रात गए यहाँ क्यों टिमटिमा रहा है? एक मिनट रुक जाओ, तुम लोग कौन हो? मैं हूँ गगन और ये विनाशदूत। अब साइड हट जा और हमें हमारा काम करने दे, फालतू में चोट चपेट लग जाएगी। कुछ भी करके नागराज को ढूंढो बच्चे, उसे कहो कि कोबी उसे ढूंढ रहा है। उसके ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। सुनो, तुम शांत हो जाओ, मुझे बताओ तुम कौन हो और नागराज को क्यों ढूंढ रहे हो? फिलहाल तो सबसे बड़ी मुसीबत तुझ पर टूटने वाली है, मोंटी के रूप में। अरे तुम लोग दिमाग से पैदल हो क्या?
उसे बोलने का मौका तो दो। मैं भी इसे आदमखोर समझकर इससे भिड़ गया था, पर मुझे लग रहा है कि हमसे कुछ गलती हुई है। गलती हमसे नहीं, तुमसे हुई है बच्चे, कि तुम बड़ों के काम में टांग अड़ा रहे हो। एक मिनट, लड़के की बात सुन लेने में कोई बुराई नहीं है। इसके दांत और नाखून की तरफ ध्यान से देखो। ये असंभव है कि चीर फाड़ कर ये असंभव है कि चीर फाड़ करने वाले के दांत और पंजों पर खून का एक धब्बा ना हो। बच्चे की बात में दम तो है। जमीन पर बने इन पंजों के निशान को ध्यान से देखो। यहाँ दो अलग अलग जोड़ी पांव के निशान हैं, जिनमें से एक कोबी के हैं, दूसरे खून से सने हुए, जो कि उस असली आदमखोर के हैं जिसकी हमें तलाश है। ये लड़का तो कंप्यूटर से भी तेज दिमाग वाला चौधरी निकला। अरे, इस जुपिटर सर्कस के लाल को छोड़ो और इधर ध्यान दो कि ये मोंटी को जुपिटर ग्रह पर पहुंचा कर मानेगा। सुन प्यारे को भी भाई, तू शांत हो जा। हम सब एक ही टीम के हैं। बेकार की बकवास छोड़ो और नागराज को बुलाओ। ये श्राप मुझे अशक्त कर रहा है। मैं खुद नागराज तक नहीं पहुंच सकता। नागराज, उससे तो हम तूतनखामन वाले कांड के बाद से नहीं मिले। हम तुम्हारी मदद तब तक नहीं कर सकते कोबी, जब तक तुम वेयरवुल्फ रूप में हो। इससे पहले कि तुम दोबारा वेयरवुल्फ बनो, सबसे पहले हमें तुम्हारे वेयरवुल्फ वाले रूप को काबू में करने का उपाय सोचना होगा। साथ ही हमें उस आदमखोर दरिंदे को भी नहीं भूलना चाहिए जो कि इस जंगल में घूम रहा है। एग्जाम में आने वाले ये सारे सवाल हमें पहले से पता है बच्चे, बस हम इनका जवाब नहीं जानते। तुम्हारे पास जवाब हो तो बात करो। जवाब तो नहीं है, पर मैं चीटिंग करने की सोच रहा हूँ। मेरे पास एक प्लान है। इंसानी मांस और खून, कितना है स्वादिष्ट। आप, हाँ मैं कमीने, तूने गढ़ का कानून तोड़ा है। राइनो, तू इसकी गर्दन तोड़ दे। ये क्या है? हमारे सभी सवालों का जवाब। महाप्रेत अंतहीन। ये हम क्या कर रहे हैं नगीना? मंदिरों की खाक छानते हुए अब हम भूत प्रेत तक आ पहुंचे हैं। इससे हमें क्या मिलेगा? मेरी बात का यकीन करो नागराज। मैंने इस अंतहीन की शक्ति का नमूना देखा है। अघोरी के वेश में आया वो रहस्यमय इच्छाधारी नाग सही था। यूँ समझो, बाबा भोलेनाथ ने ही हमें यह रास्ता दिखाया है। करना क्या है ये तो मुझे भी नहीं पता, बस जो करना है बहुत संभल कर करना। इसकी ठंडी आग ने मुझे जो आत्मिक यातना दी है वो नरक के समान थी। नियति ने ब्रह्मांड की दो सर्वशक्तिशाली महाशक्तियों को आमने सामने कर दिया था। नरक शब्द मेरे अस्तित्व के साथ यूं जुड़ा है नगीना कि दुनिया भी नागराज पुकारने से पहले नरक नाशक कहती है। नरक की ठंडी आग का धारक और नरक नाशक दोनों आमने सामने थे। अंततः तुझे अंतहीन के पास आना ही पड़ा राजनाग, परंतु तेरे प्रश्नों के उत्तर अंतहीन से नहीं, एंथोनी से प्राप्त होंगे। एंथोनी गोंजाल्वेज। पहली बात, तुमने मेरा उल्टा लिया है। पहली बात, तुमने मेरा नाम उल्टा लिया है। दूसरी बात, तुमने बाकी जो भी बका मेरे कुछ समझ में नहीं आया। अभी समझ जाओगे राजनाग। दोनों महाशक्ति गणों को जैसे पहले ही एक दूसरे की शक्ति का अंदाजा था, और यह ब्रह्मांड का नियम है कि एक महाशक्ति गण सदैव दूसरे की शक्ति को चुनौती देता है, परंतु सशरीर नागराज अशरीर अंतहीन की आत्मा का मुकाबला कैसे करेगा? इस प्रश्न का उत्तर शायद अफ्रीका के जंगलों के बेताज बादशाह सम्राट थोड़ांगा के पास था। जी हाँ दोस्तों, विश्व आतंकवाद का दुश्मन, संसार से अपराध के नरक का नाश करने वाला नरक नाशक नागराज अपनी जान बचाने के लिए किसी चूहे की तरह बिल में जा छुपा है। खूनी कबीले की नरभक्षी आत्माओं का गुबार वहां से जा चुका था। शायद अपने अंत क्षणों में अपने इष्ट को याद कर रहा था केंचुआ, अगर उसका कोई इष्ट था तो। हे बाबा गोरखनाथ, क्या ये मेरा अंतकाल है? होश साथ छोड़ गए उसके, बस सांसों का साथ छोड़ना बाकी था। पता है दोस्तों, जीवन सबसे नागवार कब लगता है? जब सफलता आपके हाथ में आ जाए और फिर रेत की तरह फिसल जाए। नागराज की मौत की भी मेरी सफलता को रेत बनाने जाने कहाँ से प्रकट हुआ वो भगवाधारी सन्यासी।
जागो वत्स, आंखें खोलो। जाने क्या जादू किया उस सन के जैसे सफ़ेद दाढ़ी मूछों वाले सन्यासी ने, जिसके चेहरे पर सूर्य का तेज था। मेरा मरता दुश्मन जिंदा कर दिया कमबख्त ने। चिंता मत करो वत्स, इन तुच्छ नारकीय शक्तियों में इतना सामर्थ्य नहीं है कि नरक नाशक का नाश कर सके। आह बाबा, आप। लेकिन बाबा, शारीरिक और अतिमानवीय शक्तियों का मुकाबला किया जा सकता है, पर अशरीर नरभक्षी आत्माओं का मुकाबला मैं कैसे करूंगा? अपराध और आतंकवाद के नरक का नाश करने के अपने अंतहीन सफर का तुम्हारा ये प्रारंभिक चरण है नागराज। अभी तुम अपनी असीम शक्तियों से पूर्णतः परिचित नहीं हो। तुम्हारी ये शक्तियाँ इतनी अथाह है कि इनसे ना एक बार में परिचित हुआ जा सकता है और ना ही तुम अपनी अथाह शक्तियों का वरण एवं नियंत्रण एक बार में कर पाओगे। फिलहाल शरीर में वास करने वाले असीम ऊर्जा रूपी अनश्वर आत्मा की शक्तियों का प्रयोग तुम्हें सीखना होगा नागराज। वो कैसे बाबा? उसके लिए तुम्हें कोबरा घाटी जाना होगा वत्स। वहाँ महर्षि ज्वालानाथ ही तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। मैं कोबरा घाटी कैसे पहुँचूंगा बाबा? यहाँ से 5000 मील दूर दक्षिण दिशा में एक गुप्त द्वीप पर ज्वालामुखी के अंदर स्थित है कोबरा घाटी। ओह, बाबा गोरखनाथ के बताए स्थान पर तो कुल 6 ज्वालामुखी स्थित हैं। एक ज्वालामुखी से आग का लावा निकल रहा है, दूसरे से पानी की अति तीव्र फुहारें, तीसरे से वायु के शक्तिशाली चक्रवात, चौथे से मिट्टी और विकराल चट्टानें निकलकर हमला कर रही है, पांचवें के ऊपर आसमान जैसे विचित्र बादल छाए हुए हैं जिनके पार सौरमंडल दिख रहा है और इससे उल्काएं निकलकर मेरी तरफ आ रही है। यदि मैं गलत नहीं हूँ तो ये पांचों ज्वालामुखी पंच महाभूत के द्योतक हैं। ये छठा ज्वालामुखी शांत है। यकीनन इसके अंदर ही मुझे कोबरा घाटी और महर्षि ज्वालानाथ मिलेंगे। ओह, ये सिर्फ देखने में शांत था, पर अब शक की गुंजाइश नहीं है कि मेरी मंजिल इसके अंदर है। इसके विशालकाय मुख में हजारों लाखों सर्प हैं। अन्य ज्वालामुखियों के पंच तत्वों की आक्रामकता तीव्र हो रही है। मुझे शीघ्र ही कुछ करना होगा। जय बाबा गोरखनाथ। इसका मुंह वास्तव में एक विशालकाय गार है। संसार के सबसे बड़े, सबसे जहरीले और दुर्लभ और भयंकर सर्पों से भरी हुई विशालकाय गार। तुम लाख जहरीले सही, पर मुझसे पार ना पाओगे। तुम्हारी जान लेने का मेरा कोई इरादा नहीं मित्रों। मुझे सिर्फ महर्षि ज्वालानाथ के दर्शन करने हैं। महर्षि ज्वालानाथ समाधि में लीन हैं। उनसे मिलने की आज्ञा किसी को नहीं। वापस लौट जाओ युवक। निवेदन को निर्बलता समझने के भूल ना करो मित्र। ये अवसर दोबारा ना मिलेगा। अवसर तुम्हें भी नहीं मिलेगा युवक। पर हरि का अति आत्मविश्वास गलत भी नहीं था। भला उस दुर्गम स्थान पर किसी इंसान के आने और उसके जीवित रह जाने की कल्पना भी कौन कर सकता था? लेकिन वो इंसान नहीं था, वो था विलक्षण नागमानव नागराज। बस बहुत हुआ। बंद करो ये द्वंद्व। तुमने खुद को इस स्थान तक पहुंचने योग्य सिद्ध कर दिया है। महर्षि तक पहुंचने योग्य तुम हो या नहीं, ये तय होना शेष है। महर्षि तक पहुंचने का मार्ग इस दरार से जाता है। मेरा एक बार इस दरार को आर पार जाने लायक बड़ा कर देगा। ओह, इस पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा। असंभव। ध्वंसक सर्पों का भी असर नहीं हुआ। त्रिसर्पी भी बेअसर सिद्ध हुई। दरार इतनी छोटी है कि इससे नागरूप में भी नहीं निकला जा सकता। अब तो बस एक ही रास्ता शेष बचता है। जहाँ बल काम ना आए वहाँ ध्यान काम आता है। मुझे इस दरार के पार ध्यान केंद्रित करना होगा। संपूर्ण इच्छा शक्ति लगाने से शायद कोई चमत्कार हो जाए। ओम नमः शिवाय। जय गुरु गोरखनाथ। तप और ध्यान वास्तव में वो चमत्कार है जिसके आगे तो वाकई परमेश्वर भी नतमस्तक है, और परमेश्वर प्रसन्न होते हैं तो चमत्कार होते हैं।
अद्भुत! मैं इच्छाधारी कणों में बदलकर इस सूक्ष्म दरार के पार हो गया। सूक्ष्म कणों में बदलने के बावजूद मेरे कण मेरे शारीरिक संरचना के बंधन में होते थे। यह प्रथम अवसर है कि मेरे कण स्वतंत्र रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित हुए हैं। अपनी शक्ति का ये नवीनतम विस्तार नागराज की कठिनाइयां बढ़ाने वाला था। उफ! ये क्या हो रहा है? मेरे कण अभी मेरी संपूर्ण शारीरिक संरचना के बंधन में नहीं आए हैं और एक तीव्र हवा का झोंका इन्हें खींच रहा है। ऐसे में मेरे सूक्ष्म कण बिखर गए तो मेरा अस्तित्व हमेशा के लिए मिट जाएगा। हे भोलेनाथ, ये तो विशालकाय अजगर है जो अपनी श्वास से मेरे कणों को खींच रहा है। ऐसे तो मैं कणों में विखंडित होकर इनका ग्रास बन जाऊंगा। इतनी आसानी से नहीं। मेरे सूक्ष्म कण यदि मेरे शारीरिक संरचना के बंधन से आजाद हैं तो इसका उपयोग मुझे सूक्ष्म कणों की परत से इस विशालकाय अजगर को पूर्णतः ढकने के लिए करना होगा। नागराज ने अपने वास्तविक स्वरूप में आना आरंभ किया। ये बेहद पीड़ादायक प्रक्रिया थी। हम्फ! जय बाबा भोलेनाथ, जय बाबा गोरखनाथ। नागराज के वास्तविक स्वरूप में आने पर विशालकाय अजगर उसके जिस्म में समाहित हो चुका था, परंतु परीक्षा अभी संपूर्ण ना हुई थी। ओह! आगे लावा प्रपात है। इसे तैर कर पार नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि छत से भी लावा झरने की तरह गिर रहा है। छत से रेंग कर जाना भी संभव नहीं है। ये इतना बड़ा है कि जिसे छलांग लगाकर भी पार नहीं किया जा सकता। सर्प रस्सी बांधकर आर पार जाने की तरकीब भी काम न आई और उस अजूबे के चेहरे पर फिर वही भाव आए जिनके बाद वो नामुमकिन के ना को नागराज में बदल देता है। सर्प रस्सी के सहारे उसके एक जोरदार छलांग लगाई। सर्प रस्सी के सहारे उसने एक जोरदार छलांग लगाई। कलाबाजी खाता हुआ उसका शरीर सीधे लावा प्रपात की ओर बढ़ा। मौत रूपी लावे को छूने से क्षण के 100वें हिस्से पूर्व नागराज का शरीर स्वतंत्र सूक्ष्म कणों में परिवर्तित होकर लावे के आर पार निकल गया। आगे सुरंग खत्म हो रही थी। लगता है यही महर्षि ज्वालानाथ हैं, परंतु ये तो समाधि में लीन हैं। मुझे ना चाहते हुए भी इनकी समाधि भंग करनी होगी। ठहरो, महर्षि की समाधि भंग करने की घृष्टता मत करना बालक।